नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हमारे अग्रज, पुराने वक्ता, इस मंच पर लगातार हमें आशीर्वादित करने जो आते रहे हैं, अवनीश पीएन शर्मा जी। इनका परिचय कई बार दे चुका हूं, इसलिए आगे परिचय नहीं दूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, आपको प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। त्योहारों का मौसम है, दिवाली बीती है, ज्यादा देर नहीं हुई है, परसों ही बीती है और खूब सारे पटाखे भी चले हैं। अभी बिहारियों का महापर्व छठ शुरू हो चुका है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल से वो भी 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच हम राजनीति की बात करने जा रहे हैं, थोड़ी ठोस, थोड़ी ऊसर, थोड़ी शुष्क, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि असली पटाखे तो महाराष्ट्र में छूट रहे हैं। अवनीश जी, भाजपा के कट्टर समर्थकों की ये शिकायत रहती है, खासतौर से पिछले 10 वर्षों में। जैसे 3-4 डायलॉग्स जो मुझे सुनने को मिले हैं, और ये सुनने को सड़क पर आम जनता से मिलता है, जैसे दुन्नू गुजराती मिलके देश बेच दिया। दुन्नू गुजराती बोले तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। दूसरा आता है कि दुन्नू गुजराती आरएसएस और बीजेपी के मूल से हट गया है, सबको घुसा लिया है, जिस तिस को कर दिया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गया है, वगैरह वगैरह। इसके साथ और भी बातें, मौलाना मोदी भी कहा जाता है कई बार। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस जुमले की तो इतनी छीछालेदर होती है कि उसको कहा ही ना जाए। महाराष्ट्र चुनाव में नवाब मलिक के आने से एनडीए की धड़कनें तेज हो रही हैं, उसके समर्थकों की भी। मैं आपसे इसी पर शुरू करूंगा बातचीत। केवल यह कि राजनीति, बौद्धिकता, नैतिकता और उसमें भाजपा का जो कोर वर्ग है, समर्थक, जो इसको कट्टर वर्ग कहा जाता है, उसको कहां देखते हैं? ये सवाल नहीं है, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरी एक पूरी ये जो मैंने आपको एक प्रस्थान बिंदु दिया है, ये पूरा जो अभी मैंने कहा, इसके बाद आप क्या कहेंगे? ओवर टू यू। जी बिल्कुल, 2014 और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा या हो गई है, वाह हो गई है। आपने एक मशीन का भी नाम लिया, उसमें सब लोग जाता है और भाजपाई सरफ में धुलता है और धुलने के बाद पवित्र हो जाता है। कट, मैं संस्कृति कर्मी हूं तो एक सीन को कट कर दे रहा हूं। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और जरा मिलान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले क्या किया, और यहां तक पीछे चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन भी उसका पिछला डब्बा खत्म कर देते हैं व्यालोक जी, और जनसंघ पहुंच जाते हैं। भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी एक मंच जनसंघ, वहां से दक्षिण पंथ का राजनीतिक एक कैरियर शुरू होता है भारत में। लोग मुझे याद दिलाएंगे, नहीं साहब, कोई एक पार्टी बहुत पहले बन गई थी और वीर सावरकर भी चुनाव लड़े थे। ठीक है साहब, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेसर्स इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ दक्षिण पंथ, ये जनसंघ से माना जाता है शुरुआत हुई। जनसंघ ने अच्छा किया भी। ये बात सही है कि 2 पार्टी सिस्टम चलता था, एक तरफ कांग्रेस अकेले और दूसरी तरफ सारे मिलके। 2014 के बाद भी इस देश में यही स्थिति, 2 पार्टी सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का स्थान ले चुकी है, यानी अकेले और वर्सेस ऑल। तो ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं व्यालोक जी कि जरा सा इसको दोनों को मैच करना, इसकी तुलना करना और समझना, ये थोड़ा सा सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी स्थितियां ऐसे पलट दीजिए, रोटी पलट दीजिए। मुझे याद आता है कि कभी एक कोई ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में रही है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, और गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाकी लोगों को मिला छोड़ के। बाकी लोग तो थे ही, कम्युनिस्ट पार्टी थी और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री था। ऐसा भी हुआ है। क्यों था साहब? कौन सी वॉशिंग मशीन थी?
देखिए, एक चीज समझिए, लोकतंत्र का जो मॉडल हमने चुना हुआ है जिसमें हेड काउंट मैटर्स, और एक चीज और, हमें ये बदल देना है, हमें ये बदल देना है, हमें ये कर लेना चाहिए, हमारा सपना ये है, ये सारे सपने किस बुनियाद पर पूरे होंगे? हमारे घर में 4 बच्चे होने चाहिए। भाई साहब, पहले शादी होनी चाहिए, तब 4 बच्चे होंगे। तो इन तमाम चीजों के लिए जो डेमोक्रेसी का मॉडल हमारे पास है उसमें लोकतांत्रिक हेडकाउंट ज्यादा लेकर सरकार बनाना, अपना प्रधानमंत्री रखना, और तभी आपसे कुछ संभव है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट। ये एक हार्ड फैक्ट है। इसलिए कम से कम 2014 के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं दोनों हाथ ऐसे जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम के 2 राजनीतिक दलों से कोई गठबंधन नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूं। वाजपेयी जी के और आडवाणी जी के काल की भारतीय जनता पार्टी की इस सिखाई हुई परंपरा के बावजूद नरेंद्र मोदी कम से कम अभी इतने कट्टर हैं और अमित शाह इतने कट्टर हैं कि नहीं गए, वरना वृंदा कारात अगर किसी दिन भारतीय जनता पार्टी, कल्पना करिए। तो इसलिए नैतिकता के जितने पाजामे पाजेब, प से पाजामे और प से पाजे, सुनने में नैतिकता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि एक अटल जी के टर्म को छोड़ के आप भारतीय राजनीति में सत्ता पर नहीं रहे और इसीलिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता रहा, आप वाली कभी भी नहीं होती रही। जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी वाले बीजेपी को अभी अभी इतना कोसा है, तो भैया जिस जमीन पर 2014 से नरेंद्र मोदी चल के और लगातार तीसरी सत्ता हासिल कर रहे हैं, और आज इस देश में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की इतनी हैसियत कुवत पैदा हो चुकी है कि वो सत्ता दर सत्ता हासिल कर रहे हैं, अपनी वाली करा रहे हैं, तो ये मुंह में खून, सत्ता का खून, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही लगाया था। आप उन्हें लाख कहिए कि गठबंधन धर्म, अरे घुटना खराब हो गया इतनी पार्टियों को ढोते हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये वाली जो नई वाली भाजपा है जिससे तमाम शिकायतें हैं, उसकी जमीन अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही समय सत्ता की लगी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यह आदत नहीं लगी, मुंह में खून उन्हीं के नहीं लगा, हमारे जो नागपुर की जो मातृ संगठन है, जो सांस्कृतिक संगठन है, उसके अंदर भी ये विश्वास और भरोसा पैदा हुआ कि हां, इस देश में राजनीतिक सत्ता भी हासिल की जा सकती है। यहां अगर कोई मुझे ये कहेगा ना व्यालोक जी कि देखिए आरएसएस और संघ जो है वह कभी भी राजनीतिक सत्ता के लिए कार्य नहीं करता, तो मैं उससे यह प्रति प्रश्न पूछूंगा व्यालोक जी कि यदि ऐसा वाकई में है तो फिर आरएसएस के राजनीतिक प्रकल्प क्यों होते हैं? क्यों एक संघी, एक प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में स्थानांतरित किया जाता है? यह सच है कि जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से आरएसएस द्वारा बैक्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक हैं, संघी हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर गैर संघी, गैर 24 कैरेट ये लाने का आरोप अगर कोई लगाता हो कट्टर भाजपाई, तो उसको एक ताना है मेरी तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी महाराज आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आते, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में है। हेमंता बिस्वा भी नहीं आते। मैं इस समय कट्टर भाजपाइयों के सबसे बड़े आइकॉन आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देता हूं। योगी नाथ, उनकी पीठ, उनके दादा गुरु, उनके बड़के दादा गुरु कभी भी आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आए। इसलिए बिल्कुल राजनीति में आप शुचिता चाहे कितनी भी बात कर लीजिए, लेकिन असलियत यही है कि आपको सत्ता के लिए ही राजनीति करनी होती है। मैं कम्युनिस्टों के उस चूरन को नहीं ढूंढूंगा
कि नहीं नहीं, जी। हारने के लिए भी राजनीति करनी होती है। वो एक ऐसा दुपट्टा है कि वो ससुरे 2-2.5% से ज्यादा कभी वोट पाए नहीं, तो इसलिए उसको ओढ़ते रहे। इसलिए बहुत ज्यादा खैर, नैतिकता, हम जी अभी बातचीत होगी तो आगे और बढ़ेंगे इसमें कि जी। कितनी नैतिकता और क्यों नहीं होनी चाहिए। जी अभी आप। खैर, कम्युनिस्टों का तो ये हाल है कि वो तो 3-3 दिन की बहस भी कर लेते हैं और पता नहीं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आपने कही इतिहास की, तो इतिहास के पन्ने अगर खुले जाएं तो हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, यहाँ तक कि जब उनको लाया गया तब भी संघ के एक वर्ग में खलबली मची थी कि ये उस व्यवस्था। दोस्तों मुझे लग रहा है कि व्यालोक कि जी के अभी एंड पर केवल कुछ और हाँ, नहीं, जो कि अभी केवल और केवल कहें तो प्रधानमंत्री प्रचारक तंत्र से निकले हैं और उस तरह से हुए हैं। लेकिन वो चाहे गोविंदाचार्य हो, चाहे जो भी हो, आपके वो पुराने नाम लीजिए या नए नाम लीजिए, और संघ पर तो ये आरोप भी है, अपने संघ का नाम लिया, बिहार के कोढ़ लालू प्रसाद यादव को आखिर किसने उगाया, किसने जमा किया? संघ ने। भाई साहब, लालू प्रसाद का पहले जो 2 प्रस्तावक हैं चुनाव के, वो संघ ही हैं। नानाजी देशमुख ने उनको व्यालोक बढ़ाया। जी, जी व्यालोक जी, जी जी आप जनजय को हमेशा एड्रेस करते हैं ना, मैं वहीं आखता हूँ रामलीला मैदान पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना आंदोलन, उस अन्ना आंदोलन को सजाया किसने था? वो जी। सारी भीड़, यूपीए 1 यूपीए 2 के खिलाफ वो सारा गुस्सा, वो जन आंदोलन, उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन किसका था? अगर संघ के लोगों का नहीं हो तो मेरे मुंह पे तमाचा मारिए, मारेगा कोई तमाचा? मतलब केजरीवाल को दिल्ली में और बिहार में लालू को लाने के दोषी भी ये संघी लोग हैं। खैर, बात जहां से शुरू की थी फिर आ जाता हूं। नवाब मलिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, इस पर बात करें। बिल्कुल व्यालोक जी, देखिए जब मैं ये हल्की फुल्की टिप्पणियां कर रहा हूं, संघ का कोई भी एजेंडा, छोटा से छोटा एजेंडा 20 साल 25 साल 30 साल से पहले का नहीं होता। आपने चूंकि हेमंता विश्व शर्मा का एक नाम ले लिया, मैं एक छोटी सी चीज याद दिला देता हूं लोगों को। 70 के दशक में जब असम से छात्र आंदोलन शुरू हुआ, एक ही छात्र आंदोलन से निकले हुए 2 लोग, बरुआ और प्रफुल्ल कुमार मोहंती। प्रफुल्ल कुमार मोहंती को आरएसएस ने हाथ लगाया और राष्ट्रीय राजधारा में, मुख्य धारा में लेके आए और प्रफुल्ल कुमार मोहंती से एक इतिहास बनवा दिया, एक रिकॉर्ड बनवा दिया देश के तब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने का, निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का। और दूसरी तरफ बरुआ आज भी कहीं म्यांमार के जंगलों में गोलियों का इंतजार करता हुआ घूम रहा है, क्योंकि वो वामपंथी खेमे के हाथ में ही रह गया। एक ही आंदोलन की जमीन से निकले हुए 2 चेहरे। तो आरएसएस का ये काम करने का तरीका है। और प्रफुल्ल कुमार मोहंती से जो परिवर्तन एक शुरू किया था पूर्वोत्तर में, आज वो फसल आप काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। असम में लगातार आपकी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट भगवा रंग में लगातार रंगता जा रहा है। इस फैक्ट के बावजूद भी कि वहां अगर ईसाई धर्मांतरण का मास स्केल पर काम चल रहा है, तो वहीं पर वनवासी कार्यक्रम भी अपनी प्रचंडता के साथ संघ द्वारा चलाया जाता रहा। ये एक लंबा इतिहास होता है। इसलिए आरएसएस की नीयत पर कई बार कांटे से कांटा निकालना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव नाम का कांटा, अरविंद केजरीवाल नाम का कांटा, वो कब आपको फलित करेगा और कैसे आपको फलित कर रहा है, आज भी ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। कांग्रेस मिट गई ना बिहार से, दिल्ली से कांग्रेस समाप्त हो गई ना, तो मुस्कुराइए कि कांग्रेस मुक्ति हो रही है, जो आपके प्रधानमंत्री का नारा है। अब आता हूं नवाब मलिक पे। मैं नवाब मलिक को कांटा नहीं कहूंगा, वो कांटा नहीं है। वो जानते हैं क्या है? जहर का इलाज जहर, वेनम। जी हां, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जिस गंदे, सतही और भद्दी
दलगत राजनीति और हर तरह की, यूपी बिहार को बहुत ज्यादा गालियां इस देश में मिलती रही हैं, जाति की राजनीति, बिरादरी की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति। महाराष्ट्र अगर इस देश में सबसे कोई घृणित जातिखोरी पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, विदर्भ, मराठवाला, गैर मराठी, मलयाली, पुरबिया, भैया, इसकी अगर कोई सबसे घटिया और सबसे बदबू मारता हुआ अगर राजनीतिक जमीन है तो वो महाराष्ट्र है। मुझे इस बात से कोई तनिक भी भय नहीं है कि मैं मराठी मानुस का दिल दुखा रहा हूं। दरअसल महाराष्ट्र को, और वाकई मैं बताऊं, इंटीरियर महाराष्ट्र को मैंने बड़े प्यार से देखा है, और चूंकि संस्कृति कर्मी हूं तो मैं वहां की तासीर बड़े प्यार से देखता था। कोई राष्ट्रवादी भाव, कोई राष्ट्रव्यापी भाव महाराष्ट्र की राजनीति में पाई ही नहीं जाती है। सुन लीजिए, चाहे वो मुंबई बेस्ड अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने की बात रही हो, चाहे वो शिवसेना के पितामह की अपनी राजनीति रही हो उसी मुंबई में, और चाहे शरद पवार और उनके भी पुरानी पीढ़ी के जितने भी छत्रप्राय हों उनकी अपनी राजनीति रही हो, एक एक सेगमेंट, एक एक तालुका, एक एक जिले की राजनीति करते आए हैं और खुद को भारतीय राजनीति में स्थापित किया। मैं शरद यादव का एक उदाहरण बताऊं, जरा एक सवाल पूछता हूं अपने दर्शकों से। शरद पवार, जिनको भारतीय राजनीति का चाणक्य, मैं पूछता हूं, जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पहले नंबर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनसीपी आई हो तो कोई मुझे बता दे। नहीं आई। उसकी वजह क्या है? जिस शरद पवार को भारतीय राजनीति का इतना शिखर पुरुष कह के प्रचारित किया जाता, वो जब अपनी राज्य की राजनीति में आता है तो कभी अकेले के बल पर सरकार नहीं बना पाता। सरकार बनाना तो छोड़ दीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत नहीं कर पाता। और एक जुमला बार दोहराया जाता है शिवसेना के लिहाज से कि साहब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को उसकी उंगली पकड़ के बाला साहब ठाकरे के जमाने की शिवसेना ने खड़ा किया। गलत, झूठ, इससे बड़ा कोई फ्रॉड ही नहीं है। बल्कि शिवसेना नाम की एक अर्बन संगठन, मैं पार्टी तो उसको बाद में कहता हूं, शिवसेना नाम के एक अर्बन संगठन ने, जिसने अपनी ब्रांडिंग बाला साहब ठाकरे के जमाने में कट्टर हिंदुत्व से की, उसने जब एक राष्ट्र व्यापी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ पाया तो लगातार ग्रो किया, खुद को ग्रो किया। और यही वजह है कि एक परिवारवादी पार्टी का मुखिया होने के नाते उद्धव ठाकरे ने जब इस चीज को नहीं स्वीकारा तो शिंदे के नेतृत्व में वो पूरी शिवसेना, जो असल मायने में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका था विचारे के तौर पर, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बड़ी साफ सी बात है। और दूसरी एक चीज और आपसे बताऊं, राष्ट्र निर्माण में अंतरात्मा की आवाज पर सबको राष्ट्र के साथ हो जाना चाहिए। क्या ये जुमला अजित पवार के साथ लागू नहीं होगा? और नहीं लागू होगा तो क्यों नहीं लागू होगा? और अजित पवार के पैकेज में अगर नवाब मलिक आएंगे तो क्या आप उनको उठा के अरब महासागर में डुबा देंगे ओसामा की तरह? मुझे नहीं पता वो किस महासागर में डुबाया गया था। वो सिद्दीकी का बेटा भी आएगा उसके साथ, उसको भी नहीं डुबा पाएंगे। अभी जो बाबा सिद्दीकी मरा है जी, क्यों डुबाएं? आप यही चाहते हैं ना कि इस देश की सारी जनता, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो तृणमूल वाला हो, सब के सब भारतीय हो जाएं। तो भारतीयता और राष्ट्र प्रथम की राजनीति करने की संस्कृति वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे सबसे ज्यादा संतोष तब होगा जब स्टालिन का परिवार भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ जाए, ममता बनर्जी कहें कि हां हम भी आपके साथ हैं। मैं ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक राजनेता का नाम लेना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती। ये जो तमाम पॉलिटिकल पंडित हैं ना, जो कहते तो ये हैं कि नहीं नहीं, क्षेत्र की और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़ा गलत है, बड़ा दूषित है, लेकिन जब ये चुनावी आकलन करते हैं तो कहते हैं 8% ठाकुर, 12% भूइहार,
13% खटी, 4% चमार। इस तरीके से तब इनका आकलन होता है। कहते हैं कि नहीं साहब देखिए हमने एकदम सटीक आकलन किया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती पिछले 10 साल 2014 से जब से राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, राष्ट्रवादी राजनीति का अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखना है पूरे भारत में तो आपको बहन मायावती की राजनीति में दिखाई देगा। पॉलिटिकल पंडित और कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग ये कहते रह जाएं कि अखिलेश का खेल बिगाड़ने के लिए आती है मैदान में। जी हां, राष्ट्रवादी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अगर वो सहयोग करना चाहती हैं, इस तरीके से करना चाहती हैं तो उसका वेलकम है और वो करती हैं। कैसे करती हैं उसका भी उदाहरण मैं ही दे रहा हूं, उनकी पोल में ही खोल रहा हूं साहब। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है व्यालोक जी, कभी उसने उपचुनाव नहीं लड़ा। मायावती जी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती। अभी 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो चुनाव लड़ रही है। तो ये सबसे अच्छे दिन हैं और कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को अगर आप ओन करते हैं तो कांग्रेस मुक्त करने के रास्ते पर जो जो आपके साथ युक्त हो रहे हैं उन सबका स्वागत होना चाहिए। राजनीति और दर्शन ये दोनों जब तक अलग अलग नहीं करेंगे इसी तरह की परेशानियां हमेशा होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ भी आपके मुताबिक तभी हो सकता है जब आपकी वहां सरकार रहेगी। और इस मामले में मैं महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की कोalition वाली सरकार की भी बड़ाई मैं करता हूं और वो संभवतः आज के कश्मीर जो आप देख रहे हैं 370 की समाप्ति देख रहे हैं, उस सबके मूल में वो सरकार बनाना था। एक जुमला लास्ट में, किसी के दिल में जगह बनानी हो, मैं बार बार कहता हूं एक बार और जुमला, किसी के दिल में अपनी जगह बनानी हो या किसी के सीने को चीर के रख देना हो, दोनों ही स्थितियों को करने के लिए आपके हाथों की पहुंच उसके जिगर, उसकी छाती तक होना चाहिए। कमाल की बातें अभी हुई, लेकिन दर्शकों मूल जो है अवनीश जी की बातों का वही है कि परिवर्तन के लिए सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए साझेदार चाहिए, और साझेदार अगर आपकी राह पर चल रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन कहा जाता है, तो वो यूपी वाले कौन अग्रवाल साहब थे जो विष्णु में क्या बसे हैं और क्या कहाँ चले गए, कहाँ मिला गए। व्यालोक जी अपने कंक्लूड करते हुए आपने बहुत शानदार बात कह दी, आपने बिल्कुल शानदार बात कह दी। और ये चूंकि बातचीत हो रही है तो मैंने आपको बलात इंटरप्ट कर दिया। आप देखिए जरा, वाजपेयी जी और मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी में एक फर्क है। याद कीजिए वाजपेयी जी जब कोalition की सरकार चलाते थे, इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कोर इश्यूज राम मंदिर तक, कश्मीर तक ड्रॉप करती है। तीनों कोर इश्यूज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे के तहत ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन 2014 से जो एक नई भाजपा में जो नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर आपके एजेंडे पे चले, यहां यह है कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा कार्यक्रम है, इसको स्वीकार करते हुए अगर कमल के फूल वाले झंडे के नीचे आ रहे हो, इट्स ओके, फाइन, थैंक यू, आ जाओ। जैसे कि इस बार की सरकार में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना भी नहीं है, यानी भाजपा का ही एजेंडा चल रहा है और पहले दिन से उसका ही डंडा हमें दिख भी रहा है। दर्शकों श्रोताओं केवल इस बात को याद रखिए और बहुत विचारोत्तेजक प्रश्नों के साथ अवनीश जी आपको छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, नैतिकता, दर्शन, बौद्धिकता और राजनीति, इन चारों के आपसी संबंधों पर, अंतर गुंफन पर सोचिए। यह विचार जरूर कीजिए कि राजनीति में बौद्धिकता प्रमुख है, नैतिकता प्रमुख है या सत्ता प्रमुख है। अगर सत्ता होगी तो आप नैतिकता और बौद्धिकता को अपनी चाबुक से हाँक सकते हैं, अगर नहीं होगी तो आपका प्रलाप किसी पागल का प्रलाप बनकर रह जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ छोड़कर जाते हैं हम। अवनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए क्योंकि अगले वीडियो की सूचना मिल जाए। अवनीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।